हेलो बच्चों, आज हम एक नया सेल ऑर्गेन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इस सेल ऑर्गेनेल को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ऐसी क्या विशेषता है इस सेल ऑर्गेनेल की जो हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए कहाँ और किन ऑर्गेनिजम्स और किन सेल्स में मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो देखते हैं। इट इज फाउंड इन एरोबिक यूकैरियोट्स। यूकैरियोट से हम परिचित हो गए हैं। 7th क्लास में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि जब सेल और ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो उस प्रोसेस में ये वर्ड एड अप हो जाता है, एरोबिक यूकैरियोट्स। और जो ऑर्गेनिजम्स या सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते उनको हम एनारोब्स या एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स कह देंगे। इनमें कुछ हैं एनारोबिक प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे इसको इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि प्रोकैरियोट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन ही शो करते हैं। इसके साथ साथ एनएरोबिक कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल किंगडम में शुरुआत में मिलते हैं, प्रोटोजोआस। तो प्रोटोजोआ, इसका प्रोटोजोन्स में एग्जाम्पल हमने अमीबा पढ़ा है बच्चों, लेकिन अमीबा एरोबिकली रेस्पायर करता है। इसके साथ साथ मैच्योर आरबीसी, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता। कौन से साइंटिस्ट का या बायोलॉजिस्ट का नाम हम जोड़ते हैं तो बेंडा वर्ड यानी बेंडा he told us about the mitochondria. इसके बाद हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इनका शेप जो है वो अलग अलग शेप में मिल सकता है। सॉसेज शेप्ड हो सकते हैं, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये ओवल भी हो सकते हैं, और ये पतले फिलामेंट के फॉर्म में यानी फिलामेंटस भी हो सकते हैं। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, पर यहाँ कितनी मेम्ब्रेन है? यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन होती हैं। देखिए पहले मैं एक समझाने के पर्पज़ से छोटा सा डायग्राम रखूँगा। ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि पोरस होती है, यानी सब्सटेंसेस के लिए मूवमेंट को इजी कर देती है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन शो की गई है, और याद रखिए इसमें पोर्स होते हैं, इसलिए इसको पोरस वर्ड यूज किया है। इनर मेम्ब्रेन
फोल्डेड होती है। ये आपने फोल्ड्स कहाँ पढ़े थे? 7th क्लास में आपने विलाई के बारे में पढ़ा था, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। वो भी इसी तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये फोल्ड्स हैं। इन फोल्ड्स को हम क्या नाम देंगे बेटा? इनको हम कहते हैं क्रिस्टा। इन क्रिस्टा पे बेटा हम देखेंगे बैडमिंटन के रैकेट के रूप शेप वाले पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स और ये पूरी असेंबली माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इन पार्टिकल्स को हम ऑक्सीजोम्स या F0 F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, याद रखिए इनको हम ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजोम्स क्या हैं, या इनकी लोकेशन से आपसे पूछा जाता है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जगह है, खाली जगह, इसे आउटर चैम्बर कहते हैं। और इन क्रिस्टा के बीच में जो खाली जगह है, इसको हम इनर चैम्बर कहते हैं। इसको हम इनर चैम्बर कहेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आउटर चैम्बर ये वाला पोर्शन है, इसको हमने क्या नाम दिया है? आउटर चैम्बर। तो क्रिस्टा के बीच में जो खाली जगह है उसको हमने इनर चैम्बर नाम दिया है। और इनर चैम्बर में ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। अब ध्यान से समझिए इस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है। इस मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रेजेंट है। किस पर्पस के लिए? फॉर एनर्जी जनरेशन। क्या इसके अलावा और भी कुछ प्रेजेंट है? राइट, इसमें कुछ लिपिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। इसमें राइबोसोम्स भी मिलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स राइबोसोम्स। इसके साथ साथ आरएनए, कुछ आयंस एंड सर्कुलर डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। एक बार इसी को दोबारा रिवाइज करके समझते हैं। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि पोरस होती है।
इसके साथ ही ये इनर मेम्ब्रेन है जिसमें इस तरीके के फोल्ड्स होते हैं। ये पोर्शन आउटर चेम्बर कहलाता है। ये पोर्शन इनर चेम्बर है जिसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बैडमिंटन रैकेट के शेप के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें ऑक्सीजोन्स कहते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं या F0 F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? क्रिस्टल। ये ऑक्सीजोन हो गया। और यहाँ जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसको पेंसिल से शेड कर लेते हैं। ये इनर चेम्बर का रीजन है जहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है। इस मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इस मैट्रिक्स में एंजाइम्स हैं जो एनर्जी जनरेट करती हैं, हमें हेल्प करेंगी। कुछ लिपिड्स, राइबोसोम्स, आरएनए, कुछ आयंस और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में, शॉर्ट नोट्स में आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत स्पेसिफिक फंक्शन है, बहुत स्पेसिफिक है। मल्टीपल फंक्शंस नहीं परफॉर्म करता माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी generation is the most important function of mitochondria। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये सिंपल शुगर बनते हैं। ये सिंपल शुगर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलके, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन याद रखिए, ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं। ATP stands for adenosine tri मतलब 3 phosphate। ये मान लीजिए शुगर का मॉलिक्यूल है, तो इसके साथ ये फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। Adenosine triphosphate ATP is called the energy currency। अगेन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ATP को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए, एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। So we can say that ATP is a high energy molecule। अब एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें पता होनी चाहिए, वो है इसका सेमी ऑटोनॉमस नेचर। आइए समझते हैं कि इस फ्रेज से क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या मतलब है।
देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ। इस डुप्लीकेशन के प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन भी कहते हैं। It has its own DNA, RNA, ribosomes, and enzymes. Now, because of all these, it can make proteins. It can make proteins. So, for this very reason, it is known as semi-autonomous cell model. Please remember this. Again, it's an important question for your examination. So what do you think if there were no mitochondria in the cell? Do you think cell will be able to live and sustain? Answer is definitely no. For eukaryotes, we know that prokaryotes lack these mitochondria, so their energy generation process is slightly different from the eukaryotes having mitochondria. Thank you.